इस वीडियो में जेईई मेन में पूछे गए इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। 11 क्लास तथा 12 क्लास में पढ़ने वाले हर बच्चे को यह सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यह पॉइंट है पटना। यह पॉइंट है दिल्ली और यह पॉइंट है मुंबई। पटना से हम चलना शुरू करें और सीधा चल करके दिल्ली तक पहुँचे। तो यहाँ से चलना शुरू किए, यह है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट, और यहाँ तक पहुँचे। तो इस डिस्प्लेसमेंट को, इस विस्थापन को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन है पटना से दिल्ली की तरफ, तो यहाँ दिल्ली वाला पॉइंट पर तीर का निशान लगा देते हैं। यह तीर का निशान डायरेक्शन बतलाता है कि पटना से दिल्ली के तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में, और इस वेक्टर का लेंथ यानी पटना से दिल्ली के बीच का जो दूरी है, यह दूरी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। और इस वेक्टर का लेंथ हम पटना से दिल्ली तक रखते हैं, यानी इस वेक्टर का जो लेंथ है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बतलाएगा, और तीर जो लगा हुआ है वह इस वेक्टर का डायरेक्शन बतलाएगा। तो हमारा पटना से दिल्ली तक का जो विस्थापन है, जिस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको यदि हम ए लिख करके और ऊपर में तीर का निशान लगा करके डिनोट करें, तो वेक्टर ए किस बात को डिनोट कर रहा है? पटना से दिल्ली तक का विस्थापन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पटना से दिल्ली तक का दूरी है, और डायरेक्शन पटना से दिल्ली के तरफ है। फिर हम अपना डायरेक्शन चेंज कर लें और दिल्ली से चलना शुरू करें और मुंबई तक पहुँचे, तो यह हमारा दूसरा विस्थापन होगा। इसको अगर हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करें और इस वेक्टर को वेक्टर बी से डिनोट करें, तो वेक्टर बी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बी का मैग्नीट्यूड दिल्ली से मुंबई के बीच का दूरी के बराबर है, और डायरेक्शन किधर है? दिल्ली से मुंबई के तरफ। अब यहाँ से हम चलना शुरू किए थे, पहले वेक्टर ए के अलोंग, ए के डायरेक्शन में चले, फिर यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिए और वेक्टर बी के अलोंग चल करके मुंबई तक पहुँचे। इस दो डिस्प्लेसमेंट के परिणाम स्वरूप शुरू में हम जहाँ थे वहाँ से कितना दूर और किस दिशा में पहुँचे, तो यहाँ से हम इतना दूर और इस दिशा में पहुँचे हैं। इसीलिए ए और बी का सम इस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए प्लस बी के द्वारा। ए प्लस बी इस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरीके से कोई वेक्टर हो ए, यहाँ से चलना शुरू करें, यह है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से चलना शुरू करें, इस पॉइंट तक पहुँचे, फिर इस दिशा में चलना शुरू कर दे, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचे, इसको कहते हैं वेक्टर बी। फिर इस दिशा में चलना शुरू करें और यहाँ तक पहुँचे, यह है वेक्टर सी। फिर इस दिशा में चलना शुरू करें, यहाँ तक पहुँचे, यह है वेक्टर डी। हमसे कोई पूछेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इस चारों वेक्टर का सम क्या होगा? तो जहाँ से चलना शुरू किए थे हम, वहाँ से एक वेक्टर खींचेंगे, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट इस पॉइंट पर रखेंगे, और अंतिम जो वेक्टर है डी,
इस D का जो यह तीर वाला पॉइंट है इसको मिला देंगे और तीर का निशान इस तरफ दे देंगे, ठीक है। तो यही होगा हमारा A प्लस, यह जो वेक्टर है अगर इसको E कहे, इसको अगर हम E से डिनोट करें तो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू वेक्टर E हो जाएगा। यही नहीं, मूवमेंट किसी भी तरीके से हो, जैसे पहले हम ऐसे चले वेक्टर A, फिर ऐसे चले इस दिशा में वेक्टर B, फिर इस दिशा में चले वेक्टर C, फिर इस दिशा में चले वेक्टर D, फिर इस दिशा में चले वेक्टर E, फिर इस दिशा में चले वेक्टर F, ठीक है। हमसे कोई पूछेगा कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E प्लस वेक्टर F किसके बराबर होगा? तो जहाँ से शुरू में चलना शुरू किए थे यहाँ से एक वेक्टर खींचेंगे, ठीक है, और कहाँ तक ले जाएंगे? अंतिम वेक्टर के इस तीर वाले पॉइंट तक ले जाएंगे और तीर का निशान इस तरफ डाल देंगे। यह जो वेक्टर होगा, मान लो इसको G कहते हैं, वेक्टर G, तो इस G वेक्टर के बराबर हो जाएगा रिजल्ट है, G वेक्टर के बराबर। तो वेक्टर के सम का क्या अर्थ है, यह बात समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि इस A पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं और इस दिशा में इतना दूर चल करके B तक पहुंचते हैं, तो यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेक्टर AB। फिर B से चलना शुरू करते हैं और इस दिशा में चल करके C पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर BC के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि यहीं पर रुक जाए तब तो इस दोनों का सम इस वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर यदि हम नहीं रुके, पुनः वापस इतना दूर चल करके A तक पहुँच जाए, यानी एक डिस्प्लेसमेंट और इसमें जोड़ दे, यहाँ से चलते हुए फिर से पहले वाले स्थान पर पहुँच जाए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक तो और जुट जाएगा वेक्टर CA। अब A से कितना दूर और किस दिशा में हम चले हैं? कोई दूरी नहीं चले हैं, और जब कोई दूरी ही नहीं चले हैं तो दिशा कहाँ से होगा? तो इस तीन वेक्टर का सम 0 हो जाएगा। यहाँ पर तीन वेक्टर इस तरीके से है कि पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट यानी तीर वाले पॉइंट से दूसरा वेक्टर का शुरू होता है, यानी दूसरा वेक्टर का पूंछ जो है पहला वेक्टर के तीर वाले पॉइंट पर है, हेड पर है, और फिर दूसरा वेक्टर के हेड पर तीसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है यानी पूंछ है, ठीक है। इस तरीके से चल करके एक पॉलीगन कंप्लीट हो जाता है, पॉलीगन क्लोज्ड हो जाता है। जब भी किसी क्लोज्ड पॉलीगन का साइड किसी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए और वेक्टर का डायरेक्शन उसमें ऐसा हो कि एक वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से दूसरे का इनिशियल पॉइंट शुरू होता हो, दूसरे के इनिशियल पॉइंट से दूसरे के टर्मिनल पॉइंट से तीसरे का इनिशियल पॉइंट शुरू हो रहा हो, ठीक है। इस तरीके से फिर तीसरे का टर्मिनल पॉइंट पहले के इनिशियल पॉइंट तक, पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट तक पहुंच करके पॉलीगन को क्लोज्ड कर दे, ओपन नहीं रहे, तो इस तीन वेक्टर का सम हमेशा 0 होता है। जब ये देखो पॉलीगन क्लोज्ड है और वेक्टर का डायरेक्शन इस प्रकार से है कि एक के टर्मिनल पॉइंट से दूसरे का इनिशियल पॉइंट, दूसरे के टर्मिनल पॉइंट से पहले का इनिशियल पॉइंट, और तीसरा वेक्टर फिर यहाँ पर शुरू वाले पॉइंट पर पहुँच गया,
आँख कान नाक दांत सब बंद करो और रिजल्ट 0 लिख दो। कहीं कोई गलती होने का प्रश्न नहीं है। यह बात सिर्फ 3 साइड वाला पॉलीगन में ही लागू नहीं होगा, हर पॉलीगन में लागू होगा, चाहे साइड कितना भी हो। देखो यहाँ पर यह है ए पॉइंट, यहाँ तक पहुँचे, डिस्प्लेसमेंट इतना, वेक्टर ए बी हुआ, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, यह है सी पॉइंट, तो वेक्टर बी सी, फिर यहाँ से इतना दूर चले, ठीक है, मान लो डी तक चले तो प्लस वेक्टर सी डी, और फिर यहाँ से चल करके, ठीक है, यहाँ पहला वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट था यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक, तो पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीगन ओपन नहीं रहा, क्लोज्ड हो गया, ठीक है, प्लस वेक्टर डी ए। और हर जगह यह स्थिति है कि एक वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट यानी तीर वाले पॉइंट से दूसरे का इनिशियल पॉइंट शुरू होता है, दूसरे के टर्मिनल पॉइंट से तीसरे का इनिशियल पॉइंट शुरू हो रहा है, तीसरे के टर्मिनल पॉइंट से चौथे का इनिशियल पॉइंट शुरू हो रहा है, और चौथा वेक्टर पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट तक पहुंच जा रहा है। तो आँख नाक कान मुंह दांत सब बंद करके सीधा रिजल्ट 0 लिखो, गलती होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें वेक्टर BC को स्मॉल वेक्टर a से डिनोट किया गया। तो वेक्टर BC का मतलब क्या हुआ, बाद में आ रहा है C पॉइंट, C के तरफ तीर का निशान लगा देंगे, यही वेक्टर होगा BC, और इसको यह कह रहा है, डिनोट कर रहा है स्मॉल a से, तो यह वेक्टर हुआ स्मॉल a। C वेक्टर CA को B से डिनोट कर रहा, तो वेक्टर CA इस तरफ तीर का निशान लगेगा, CA A बाद में आ रहा है, इसको B से डिनोट कर रहा है। और वेक्टर AB को C से, वेक्टर AB B बाद में आ रहा है तो B के तरफ तीर का निशान, इसको वेक्टर C से डिनोट कर रहा है। अब हमको दिया हुआ है A का मॉड 6√2। A का मॉड का मतलब क्या, इस BC का लेंथ, तो A का मॉड हमको दिया हुआ है, A का मॉड 6√2, B का मॉड दिया हुआ है 2√3, B का मॉड यानी CA का लेंथ 2√3 के बराबर, B का मॉड 2√3। अब अगर हम B से चलना शुरू करें, C तक चले तो वेक्टर BC, फिर C से चलना शुरू करें A तक, वेक्टर CA, फिर A से चल करके B पर पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0, यानी वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पॉलीगन क्लोज्ड हो रहा। दिस इम्प्लाई BC को, वेक्टर BC को A से, वेक्टर CA को B से, वेक्टर AB को C से डिनोट कर रहा है, तो लिख देते हैं A प्लस B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को यहाँ हम लिख लेते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। अब करते क्या है कि इसके दोनों तरफ हम B से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ऐसे करके। दिस इम्प्लाइज A प्लस B प्लस C को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर B से, तो 0 को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर B से। जैसे वेक्टर से पहले कोई नंबर रहता था ऐसा टाइप का
x प्लस वाई प्लस जेड, इसको किसी नंबर से, जैसे a से अगर मल्टीप्लाई करना होता था तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, एक्स ए प्लस वाई ए प्लस जेड ए, ठीक इसी तरीके से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया जाएगा। लेकिन फर्क यह है कि नंबर वाला सिचुएशन में एक ही तरह का प्रोडक्ट होता है, एक ही तरह का प्रोडक्ट, जबकि यहाँ वेक्टर में दो टाइप का प्रोडक्ट होता है। एक प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो नंबर के सिचुएशन में यहाँ पर कौन वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट वाला या क्रॉस वाला? तो डॉट या क्रॉस करके तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, सीधा प्रोडक्ट होता है। तो x डॉट ए लिखे तो भी अर्थ होगा प्रोडक्ट, x क्रॉस ए लिखे तो भी अर्थ वही होगा, बीच में कुछ नहीं लिखे सीधे x ए लिख दे तो भी अर्थ वही होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि दो अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट होता है तो मल्टीप्लाई तो उसी ढंग से करेंगे, लेकिन बीच में क्रॉस लिखना जरूरी होगा कुछ इस तरीके से। दिस इम्प्लाई ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 के साथ b का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, ठीक है, 0 हो जाएगा। किसी भी वेक्टर को जब 0 से मल्टीप्लाई करे, चाहे डॉट प्रोडक्ट ले चाहे क्रॉस प्रोडक्ट ले, रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो 0 क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 लिख दिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ था इसको हम यहाँ से मिटा करके ऊपर में नोट कर लिए हैं। अब हम जरा समझ लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कहते किसको है। कोई वेक्टर हो u, वेक्टर u, और दूसरा वेक्टर हो v, इस दोनों के बीच यदि जो एंगल बन रहा है वह हो थीटा के बराबर, और यह दोनों वेक्टर हमारे इस लिखने वाले प्लेन पर हो, प्लेन में हो, तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी u क्रॉस v इज इक्वल टू मॉड ऑफ u गुने मॉड ऑफ v साइन थीटा n कैप। u से v के तरफ चलने पर, u से v के तरफ चलने पर ऊपर के तरफ यानी बोर्ड पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर यानी एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर n कैप है, n कैप एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर। और इसमें जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह यूनिट वेक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा। यही बोर्ड पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन बोर्ड पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वही वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v साइन थीटा के बराबर होगा, वही वेक्टर कहलाएगा u क्रॉस v। इस तरीके से u क्रॉस v को यानी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। जो हमको याद रखना, जब भी थीटा 0 हो जाए यानी वेक्टर भी इधर आता जाएगा, थीटा छोटा होता जाएगा, वेक्टर भी एकदम इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा तो थीटा 0 बन जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता। इसीलिए यदि हम कोई वेक्टर b लिखें और b को b के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करें तो b एक वेक्टर b दूसरा वेक्टर भी b ही, दोनों के बीच 0 एंगल, तो b क्रॉस b जब लिखेंगे b क्रॉस b तो मॉड ऑफ b
बी और बी के बीच में 0 एंगल, तो साइन 0 और n कैप, या साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 गुने कुछ भी रिजल्ट 0, यानी रिजल्ट हो जाएगा 0। तो किसी भी वेक्टर को, न सिर्फ b को, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर b क्रॉस b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a क्रॉस b, 0 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b का मॉड, LHS का मॉड किसके बराबर होगा? RHS के मॉड के बराबर। लेकिन 0 का मॉड तो 0 ही होगा, तो a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b का मॉड इज इक्वल टू मिला 0। अब दोनों तरफ से हम मॉड c घटा देते हैं। दिस इम्प्लाई a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b का मॉड माइनस मॉड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 0 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर c। दिस इम्प्लाइज a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b का मॉड माइनस c का मॉड इज इक्वल टू 0 माइनस मॉड ऑफ c। तो ये तो माइनस मॉड ऑफ c हो गया, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर मिल रहा है? माइनस मॉड ऑफ c के बराबर। अब स्टेटमेंट 1 में यह लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत, यह हमको चेक करना है। LHS में जो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, यही चीज़ नहीं यहाँ लिखा हुआ है। अब यह है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट हम नहीं घेरे, उससे कोई फर्क नहीं, यही चीज़ है यहाँ भी लिखा हुआ। चाहे ब्रैकेट के अंदर घेर के लिखें, चाहे बिना ब्रैकेट के अंदर घेर करके लिखें, बात वही है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ LHS में। और यह आया है माइनस वेक्टर c का मॉड। वेक्टर c के मॉड का अर्थ है, यही है वेक्टर c, AB का लेंथ, और ट्रायंगल में AB का कुछ तो लेंथ होगा, चाहे कम चाहे अधिक, कोई न कोई पॉजिटिव नंबर होगा इसका लेंथ। और उसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो फाइनली यह चाहे इसका वैल्यू जो भी मिले, लेकिन कोई न कोई निगेटिव नंबर ही मिलेगा, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -1000 हो, जो भी हो, लेकिन कोई न कोई निगेटिव नंबर मिलेगा। जबकि RHS में देख रहे हैं कि 2√2 में से 1 घटाएंगे तो कोई पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर। तो RHS जो है वह पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर, ठीक है, हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होगा, कभी भी यह निगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो LHS RHS के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है यह स्टेटमेंट 1 गलत है। अब स्टेटमेंट 2 सही है या गलत, यह हमको चेक करना है। लेकिन इसको चेक करने से पहले डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, यह बात जरा हम समझ लेते हैं। यदि एक वेक्टर हो u
दूसरा वेक्टर हो भी, इस दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो u डॉट भी यहाँ वेक्टर होगा भी, u डॉट भी किस तरीके से डिफाइंड है, मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v कॉस थीटा, जिसमें थीटा दोनों के बीच बनने वाला एंगल है। एक बात ध्यान देने वाला है, यदि u रहे यहां पर और v को यहां से उठा करके हम इसका इनिशियल पॉइंट इस u के टर्मिनल पॉइंट पर रख दे ऐसे, तो v ऐसा दिखाई पड़ेगा। यह नहीं समझना है कि u और v के बीच में यह एंगल बन रहा है, यह एंगल नहीं बन रहा है। एंगल देखने के लिए v को यहाँ से उठा करके फिर यहाँ रखना पड़ेगा यहाँ, और तब यानी कि दो वेक्टर इस प्रकार से रखा जाए कि दोनों का इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट पर पड़े, तब इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा वह दोनों वेक्टर के बीच का एंगल समझना। यदि ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो यह एंगल इस थीटा के बराबर नहीं होगा, बल्कि u जिस स्ट्रेट लाइन, u वेक्टर जिस स्ट्रेट लाइन में का पार्ट है, इस स्ट्रेट लाइन के साथ जो यह भी एंगल बनाएगा, यह एंगल वास्तव में थीटा के बराबर होगा। यह एंगल थीटा के बराबर नहीं होगा। इसको अगर भी को यहाँ से उठाए और बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए जैसा है ऐसा ही सिर्फ घसका करके इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर रख दे, और हमको कहे u डॉट भी निकालने के लिए, तो हम जो है u डॉट भी इतना ही लिखेंगे, इसमें थीटा के जगह पर यह एंगल नहीं लिख करके यह एंगल लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे b है, वेक्टर b, ठीक है, और यह है वेक्टर a और b के बीच का डॉट प्रोडक्ट यदि हमको कहे करने के लिए a डॉट बी, तो a यहाँ है, इसको हम घसका करके यहाँ रखेंगे और तब मतलब इस b को यहाँ से उठाएंगे और इसके इनिशियल पॉइंट पर रखेंगे, तब दोनों के बीच का एंगल। ऐसा करते हैं, इसको जरा मिटा के समझाते हैं। यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया गया है, इसको मान लो यहाँ पर हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं और इसको कह देते हैं वेक्टर a, जैसा यह है वेक्टर a, यह हुआ वेक्टर b और यह हुआ वेक्टर c। यदि हमको a डॉट b निकालना हो, a डॉट b, तो हम करेंगे क्या, वेक्टर a का इनिशियल पॉइंट यह वाला पॉइंट है, यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इसके बराबर लेंथ का, इसके पैरेलल और इसके बराबर लेंथ का, और इसमें तीर का निशान लगा देंगे। यह जो एंगल होगा, यह एंगल तो यह हो जाएगा वेक्टर b। यदि इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर है, इसके पैरेलल हो यह, और तीर का निशान दोनों में एक ही तरफ लगा हुआ हो, तो यह भी वेक्टर b ही होगा। तो a और b के बीच का एंगल वास्तव में इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और देखो गौर से, यह एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब यह हो यदि a पॉइंट, यह हो यदि b पॉइंट, यह हो यदि c पॉइंट, तो यह एंगल कितना है, यह एंगल है एंगल ACB। इसको हम कहेंगे एंगल ACB। यह एंगल ACB, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, दोनों एंगल का सम पाई हो जाएगा 180 डिग्री। यह हो जाएगा पाई माइनस एंगल ACB। तो जब भी a डॉट b निकालना पड़ेगा
तो हम ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और थीटा के जगह पर क्या यूज करेंगे, यह वाला एंगल कॉस पाई माइनस एंगल ए सी बी। यहाँ ए डॉट बी में जब ये पाई माइनस एंगल ए सी बी लिखा जाता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट को कंफ्यूजन यह रहता है कि यह एंगल लिखेंगे, यह एंगल नहीं लिखा जाएगा, यह वाला एंगल लिखा जाएगा। क्लियर हो गया होगा। यह रिजल्ट तो पहले ही हम निकाल चुके हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ बी से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी डॉट 0। दिस इम्प्लाई, जैसे नंबर के सिचुएशन में गुना करते हैं ठीक इसी तरीके से यहां भी गुना कर देंगे। बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 से डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट 0। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए, बी और ए वेक्टर दिखाई पड़ रहा है, बी वेक्टर दिखाई पड़ रहा है। इस दोनों के बीच कितना एंगल, इस दोनों के बीच यह एंगल, और यह एंगल किसके बराबर, पाई माइनस एंगल ए सी बी, ए सी बी। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस एंगल ए सी बी प्लस बी डॉट बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी, और बी के बीच में कितना एंगल, यह है वेक्टर बी और बी के बीच में कितना एंगल, 0 एंगल, कॉस 0 प्लस बी डॉट सी का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ बी दिया हुआ है 2√3, तो इसके जगह पर लिखेंगे 2√3 गुने मॉड ऑफ ए दिया हुआ है 6√2 कॉस पाई माइनस एंगल ए सी बी। फार्मूला होता है, फार्मूला कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूले का यूज करते हुए कॉस पाई माइनस एंगल ए सी बी को लिख सकते हैं माइनस कॉस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। फिर यहां पर मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी 2√3 गुने मॉड ऑफ बी एक बार और 2√3 कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो गुने 1 प्लस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 गुने √3 गुने √2, 12 गुने √3 गुने √2, और माइनस कॉस एंगल ए सी बी से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, कॉस एंगल ए सी बी, और यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी 4 और √3 गुने √3 3, 4 तिया 12 प्लस 12, और यह है 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज
-12√3√2 -12√3√2 cos एंगल ACB यह है 12 और यह है 12, 24 हो जाएगा, 24 राइट साइड ले जाएंगे -24। दिस इम्प्लाइज cos एंगल ACB इज इक्वल टू -24 बाय इधर कितना है -12√3√2 -12√3√2। दिस इम्प्लाइज cos एंगल ACB इज इक्वल टू -12 से -24 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 2 बचेगा और √3 गुने √2 और √2 से यह 2 कैंसिल होगा तो ऊपर में √2 बचेगा। दिस इम्प्लाइज cos एंगल ACB इज इक्वल टू √2/√3, इसको 2/3 का रूट लिख सकते हैं। अब हमारा एक फार्मूला होता है क्या, यदि cos थीटा किसी नंबर x के बराबर हो तथा थीटा 0 से पाई के बीच स्थित कोई एंगल हो, 0 से पाई के बीच लाई करने वाला कोई एंगल हो, कोई नंबर नहीं, कोई एंगल हो, ठीक है, चाहे रेडियन में हो चाहे डिग्री में, जिसमें भी हो। तो cos थीटा अगर x के बराबर और थीटा 0 से पाई के बीच लाई करने वाला एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x लिखते हैं, cos इनवर्स x। यहां पर cos कोई एंगल इज इक्वल टू कोई नंबर, और यह एंगल ACB इस ट्रायंगल का एंगल है। तो ट्रायंगल का कोई भी एंगल 0 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला। तो यहाँ पर यह फार्मूला अप्लीकेबल है। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करके हम लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 का रूट। तो हम देख रहे हैं यही बात यहाँ लिखा हुआ है, यानी हमारा यह स्टेटमेंट 2 जो है वह सही है, हो गया।